जो लेक्चर होगा उसमें 6.3 का मैं आपको मेथड समझाऊंगा। तो दोस्तों मेथड देखिए, अपन ने 6.1 एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। 6.1 और 6.2 में अवकल समीकरणों को सोल्व किया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इनको सोल्व किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को। और 6.1 और 6.2 के प्रत्येक क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने? जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसमें चेंज किया था। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y को v वगैरह में चेंज कर देते थे और फिर सोल्व किया था। ऐसा ही किया था ना। आज 6.3 अपन पढ़ रहे हैं। इस 6.3 का जो नाम है, जो 6.3 पढ़ रहे हैं, उस 6.3 का नाम है, वो है स्वतंत्र चर में परिवर्तन। क्या नाम है इसका? स्वतंत्र चर में परिवर्तन। स्वतंत्र चर में परिवर्तन। तो जो स्वतंत्र चर x होगा ना, उसको किसी अन्य वेरिएबल z में चेंज करेंगे अपन। स्वतंत्र चर में परिवर्तन, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा आप, ये पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाता हूं। माना सेकंड ऑर्डर का द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण, माना द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण निम्न है। द्वितीय कोटि का जो रेखिक अवकल समीकरण है वो निम्न है। क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy बराबर r। डाल दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। ये द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। जानते हैं अपन कि पी क्यू आर क्या होते हैं? एक्स के फलन। यहाँ पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। पी क्यू आर होते हैं वो किसके फलन है? एक्स के फलन है। स्वतंत्र चर एक्स को जेड में, स्वतंत्र चर जो x है, देखो इसमें y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, और x है वो स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर x को z में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है। निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है। ये तो दोस्तों मैं मेथड बता रहा हूं, लेकिन जो आपको याद रखना है वो आगे आएगा इससे निकलकर। स्वतंत्र चर x को z में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है। कैसे? अपना जो dy बाई dx है उसको आप ये लिख दो dy बाई dz इंटू dz बाई dx। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। dz से dz कट गया तो वापस आ गया। दूसरा, जो सेकेंड डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dx और dy बाई dx। ऐसे लिख सकते हैं ना, d अपॉन dx dy बाई dx। ये बना d अपॉन dx, dy बाई dx का मान ये रख दो dy बाई dz इंटू dz बाई dx। ओके, अब इसके आगे देखिएगा। ये जो बन रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy बाई dz को तो रोको भाई, दो फलन गुणा में है तो इनका उकलन करना है। dy बाई dz को रोका, dy बाई dz को रोका, तो बताओ इसका d अपॉन dx कर रहे हैं, किसका dz अपॉन dx का, तो कितना बनेगा? d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस
पहले को रोका, दूसरे का उकलन हो गया। अब दूसरे को रोका, dz/dx को रोका, इसका उकलन, तो मैंने इसको लिख दिया d/dx और dy/dz। मैं इसको तो रोक लिया, इसको तो ये लिखा, और इसका उकलन। चलो थोड़ा आगे देखिए अपन। ये बना dy/dz इंटू d2z/dx स्क्वायर प्लस dz/dx। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, d/dz dy/dz, और ये dz नीचे आया है तो इसको कैंसिल करने के लिए dz/dx है, तो ये dx यहाँ आ गया, ये dz कैंसिल हो गया। बना dy/dz इंटू d2z/dx स्क्वायर प्लस ये dz/dx, ये dz/dx, तो बन गया dz/dx का होल स्क्वायर, और ये बन गया d2y/dz स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों ये तो बना सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू उठा के आपको रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां, पुट वैल्यू ऑफ dy/dx और d2y/dx स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ dy/dx एंड d2y/dx स्क्वायर इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या था, d2y/dx स्क्वायर की जगह तो ये पूरा मान रख दो। इसको चलो इसको पहले लिख देते हैं, पीछे वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, dz/dx का होल स्क्वायर इंटू d2y/dz स्क्वायर प्लस ये टर्म कितनी है, dy/dz इंटू d2z/dx स्क्वायर प्लस ये सारा का सारा मान लिखा, ये जो सारा का सारा मान लिखा ये तो d2y/dx स्क्वायर की जगह। अब आगे क्या है, p इंटू dy/dx, तो p और dy/dx की जगह dy/dz dz/dx प्लस qy बराबर r। ये अपन ने d2y/dx स्क्वायर और dy/dx की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उसको लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को बताएं जो अभी सेकेंड ईयर में हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, कॉलेज नहीं खुलने की वजह से या फिर कोचिंग की डिस्टेंस होने की वजह से, तो उनको भी आप इन्फॉर्म करें कि AR मैथमेटिक्स एकेडमी पे आपके हित में ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अब देखो दोस्तों, ये बना dz/dx का होल स्क्वायर d2y/dz स्क्वायर प्लस इन दोनों में dy/dz को कॉमन लिया, तो यहाँ तो कितना बचेगा, d2z/dx स्क्वायर प्लस p और dz/dx है। कॉमन किसको लिया है, dy/dz को, प्लस qy बराबर r। इस dz/dx के होल स्क्वायर का भाग दे दो पूरे में, भाग दिया तो d2y/dz स्क्वायर प्लस d2z/dx स्क्वायर प्लस p dz/dx, और भाग किसका दिया है, dz/dx का होल स्क्वायर प्लस क्यों, अब इसमें भी भाग लगेगा इसका, dz/dx का होल स्क्वायर y और r में भाग लगेगा, तो बना dz/dx का होल स्क्वायर। dz/dx के होल स्क्वायर का पूरे में भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसको, आप वीडियोस को ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश किया करो, डाउनलोड मत किया करो, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा वीडियो कितने बच्चों तक पहुंच पा रहा है।
इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, अब देखना ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिखूंगा d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पे ये एक चीज़ भूल गई दोस्तों, क्या भूला, ये dy बाई डी जेड लिखना भूल गए ना, तो आप यहाँ गुणा में dy बाई डी जेड भी लिख देना। अरे भाई इसके गुणा में dy बाई डी जेड था तो ये dy बाई डी जेड, ये जो पूरा है ना ये, इसको नाम दे दिया P1 और dy बाई डी जेड प्लस इसको नाम दे दिया Q1y बराबर R1, इसको डाला इक्वेशन 2। अब बताओ P1 Q1 R1 क्या है, वे यार जहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन दिया था ना, या जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उस सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट हो गया। इस कारण इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर में परिवर्तन। और क्वेश्चन के अंदर जो P Q R थे ना, वो P1 Q1 R1 में कन्वर्ट हो गए। अब इन P1 Q1 R1 का मान आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या याद रखना है, देखो ये पूरा का तो पूरा P1, तो P1 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तो है P1। Q1 है वो ये रहा, देखो Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और R1 क्या है, R1 ये पूरा का पूरा R1 है, तो R1 बराबर है R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। जो मैंने P1 Q1 और R1 की वैल्यू लिखी है ना, इनको आपको अच्छे से याद करना है। जैसे पिछले में I का मान, U का मान और S का मान याद रखते थे ना, वैसे P1 Q1 R1 का मान याद रखना है। ये तो आसानी से हो जाएगा, Q1 बराबर Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, R1 बराबर R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी याद रख लेना। देखो तीनों के हर में कॉमन चीज है, तीनों का जो हर है उसमें डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। राइट फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व करना है। अब मेन दो चीजें हैं यहां, भाई जेड का मान कैसे निकाला जाता है, जेड का मान ज्ञात करना दो प्रकार से निकाला जाता है। कैसे भाई, जब तक जेड मालूम नहीं होगा तब तक आप P1 Q1 R1 नहीं निकाल सकते ना, तो अपना क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो जेड का मान ज्ञात करना, सबसे पहले तो जेड का मान इस प्रकार लिया जाता है कि P1 शून्य हो, P1 बराबर 0 हो। पहला तो ये तरीका है। अगर P1 0 हो जाएगा मान लो क्वेश्चन में, तो ये टर्म तो गायब ही हो जाएगी ना पूरी की पूरी। तो जेड का मान इस प्रकार लिया जाता है कि P1 0 हो। P1 0 हो तो P1 0 हो तो बताओ दोस्तों, ये जब P1 को 0 कर दूंगा तो ये तो 0 में चला जाएगा वज्र गुणा होके, और ये कितना बना d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड बाई डी एक्स बराबर 0। इसको सोल्व करके जेड का मान निकालना है। आप मान लो कि डी जेड बाई डी एक्स बराबर है W, कितना है W, तो बताओ फिर ये कितना हो गया, dw अपॉन डी एक्स प्लस पी डब्ल्यू बराबर 0। आपने डी जेड अपॉन डी एक्स को W मान लिया, तो dw अपॉन W और P को यहाँ वज्र गुणा कर दिया, राइट साइड में ले आए तो माइनस का पी डी एक्स, तो log W बराबर माइनस पी डी एक्स। तो यहाँ से जो W का मान आया वो कितना आया, ई एक्स पी, ई की पावर में चला जाएगा ना ये पूरा का पूरा, और समाकलन भी करना है ना, तभी तो इधर तो log समाकलन हो गया और इसका समाकलन ये, तो ई एक्स पी माइनस पी डी एक्स, ये W का मान है।
अब W किसके बराबर है, डी जेड अपॉन डी एक्स के बराबर, तो ई एक्स पी माइनस का पी डी एक्स। बताओ यहाँ से जो जेड का मान आएगा, एक बार फिर से समाकलन करना पड़ेगा, तो जो जेड का मान आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन किसका, ई एक्स पी माइनस का पी डी एक्स, और इसको अब पूरा का भी डी एक्स। ये मान आया है जेड का एक। ठीक है दोस्तों, तो जेड का मान कितना है, ई एक्स पी माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स और उसका भी डी एक्स। आपको याद नहीं रखना है ये फॉर्मूला, बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि जेड का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि एक तो P1 0 हो जाए। अगर P1 0 होगा, मान लो P1 0 होगा, तो बताओ ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, एक बार इसको देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 ये क्या बन जाएगा। तो पहली स्थिति तो ये लिखी कि जेड का मान इस प्रकार लिया जाता है कि P1 0 हो जाए तो जेड की वैल्यू आ गई। इसको याद नहीं करना इस फॉर्मूले को। तो जब P1 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, मैं लिखता हूं, देन ये पहली सिचुएशन चल रही थी P1 बराबर 0, तो ये बना d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस q1y बराबर r1, ये बन गया। अब लिख दूंगा, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का हल ज्ञात किया जा सकता है, समीकरण 3 का, अगर ये तीसरे चैप्टर का या चौथे चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है तो इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। तीसरे चैप्टर का मतलब अचर गुणांक होने चाहिए, चौथे चैप्टर का मतलब समघात होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 का हल ज्ञात किया जा सकता है, हल ज्ञात किया जा सकता है यदि या तो Q1 अचर हो, Q1 बराबर अचर है, या फिर Q1 किसके समानुपाती हो, Q1 1 अपॉन जेड स्क्वायर के समानुपाती हो। या तो Q1 का मान अचर हो या फिर 1 अपॉन जेड स्क्वायर के समानुपाती हो। अगर 1 अपॉन जेड स्क्वायर आएगा तो यहाँ गुणा में जेड स्क्वायर चला जाएगा और समघात बन जाएगा और आराम से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने 2 सिचुएशन बता रहा था ना मैं, इक्वेशन नंबर 2 बना था, इक्वेशन नंबर 2 में जेड का मान ज्ञात करना था। तो पहली सिचुएशन तो ये ली कि जेड का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि P1 बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब दूसरी सिचुएशन देखना, आप दूसरी सिचुएशन क्या है, जेड का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि, अब ये जो पहली सिचुएशन से अपन ने किया है ना कि भाई P1 को 0 करके और सोल्व करो, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अपन हर क्वेश्चन में लगभग दूसरी सिचुएशन काम में लेते हैं, दूसरी आसान भी है। जेड का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि दूसरी सिचुएशन में क्या हो, Q1 बराबर अचर हो। पहली सिचुएशन में तो P1 का मान 0 और दूसरी सिचुएशन में Q1 का मान अचर हो। अब Q1 है कितना, Q1 है Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अचर है तो मान लो सी स्क्वायर, इसको किसके बराबर मान लिया, सी स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों Q का मान कितना हो गया, इसको सी स्क्वायर के बराबर मान लिया तो सी डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बताइए अब c इंटू डी जेड बाई डी एक्स अगर निकालूं, दोनों तरफ रूट लो तो कितना हुआ, रूट ही क्यू, और यहां सी डी जेड बराबर रूट क्यू डी एक्स। तो सी जेड बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन रूट क्यू डी एक्स। ये मान अपना आया सी जेड का। अब यहां से इंटीग्रेट करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, जेड की वैल्यू निकाल लोगे। इस फॉर्मूले को भी आपको याद नहीं करना है, जैसे पिछली सिचुएशन में वो जेड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आया था ना, उसको याद नहीं किया था ना, वैसे इस फॉर्मूले को भी याद अपने को नहीं करना है। बस अपने को ये देखना है कि जो इक्वेशन नंबर 2 था
जब पहली सिचुएशन में P1 को 0 माना तो ये गायब हो गई थी ना ये टर्म। अब Q1 को आपने अचर माना है तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा देखना। मैं लिखूंगा देन इक्वेशन 2 क्या बना, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 dy बाई dz प्लस Q1 बराबर तो सी स्क्वायर मान लिया, तो सी स्क्वायर वाई बराबर R1। अब इसको अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, अगर मान लो P1 का मान भाई ये तो अचर है ही और P1 भी अचर हो जाए तो बताओ ये कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन बन गया, अचर गुणांक वाला क्वेश्चन बन गया ना, चैप्टर नंबर 4 का। तो इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। मैं लिख दूंगा समीकरण 4 का हल ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है यदि क्या हो, P1 बराबर अचर या 0। अरे 0 भी तो अचर में ही आ गया ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी सेकंड सिचुएशन है कि Z का मान ज्ञात किया जा सकता है अगर Q1 अचर हो। अब Q1 अचर हो तो ये सारी सिचुएशन बन गई और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से बन गया। इसमें अगर P1 का मान भी अगर अचर हो जाता है, P1 का सूत्र है अपने पास निकालने का, अगर P1 का मान भी अचर या शून्य हो जाता है तो आराम से इक्वेशन 4 का सोल्व कर लेंगे। तो अपने को अब याद क्या क्या रखना है, मेन चीज इस क्वेश्चन में मेन चीज एक तो ये याद रखनी है कि आपका जो स्वतंत्र चर x को z में चेंज करेंगे तो अपना इक्वेशन ये बनता है। एक तो ये याद रखना है, स्वतंत्र चर x को z में चेंज करेंगे तो अपना इक्वेशन ये बनता है। एक तो ये याद रखना है आपको P1, Q1 और R1 की वैल्यू याद रखनी है। इन तीनों वैल्यूज को आपको याद करना है। मतलब ये जो इतना लिखा हुआ पार्ट है ना, इसको आपको याद करना है। तो देख लीजिए आगे का जो लिखा था ना पन्ने के, भाई z का मान इस प्रकार याद किया जाता है कि इतना याद करने के अलावा 2 लाइन और याद करनी है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सारा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेथड बताया है मैंने। इतना तो याद करो, ये बॉक्स में लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपको 2 लाइन और याद करनी है। क्या याद करनी है, पहली लाइन तो आपको ये याद करनी है, पहली लाइन ये याद करनी है कि z का चयन इस प्रकार किया जाता है कि या तो P1 का मान 0 हो जाए, या तो इस पूरे का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। या तो P1 का मान 0 हो जाए या फिर Q1 का मान अचर हो जाए। z का चयन इस प्रकार किया जाता है कि या तो P1 का मान 0 हो जाए या Q1 का मान कितना हो जाए, अचर हो जाए। बस ये 2 लाइन याद है तो अपन कर लेंगे। और ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि P1, Q1, R1 के मान क्या कर ले, वो याद कर ले। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जो किया था उसको मैं शुरू से एक बार दिखा देता हूं आपको। ये अपनी पहली स्लाइड थी, देख लीजिए अगर आपको कहीं दिक्कत है तो। ये अपनी पहली स्लाइड थी, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर कहीं दिक्कत आए तो। दूसरी स्लाइड थी अपनी ये, जिसके अंदर मैंने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी और गिवन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया था। देख लीजिए आप इस स्लाइड को। ओके फ्रेंड्स, तीसरी स्लाइड जो है, तीसरी स्लाइड ये है जिसमें मैंने P1, Q1, R1 के मान लिखे थे और Z का मान इस प्रकार निकाला जाता है, Z का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि P1 बराबर 0 हो जाए। ये अपनी तीसरी स्लाइड थी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और चौथी स्लाइड में आपके सामने पेश करूं तो चौथी स्लाइड अपनी ये थी, इसको भी देखिए। ये अपनी चौथी स्लाइड थी। P1, Q1, R1 के मान आपको याद करने हैं। P1, Q1, R1 के मान आपको याद करने हैं। ओके, ये देखो, ये जो P1, Q1, R1 के मान थे ना अपनी तीसरी स्लाइड में, ये वाले, ये पूरा का पूरा मैटर, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको याद कर लो। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि P1, Q1, R1 के मान वो क्या कर ले, याद कर ले। ठीक है, अब इस लेक्चर में ये मैंने मेथड ही बताया है। अब अगले लेक्चर का इंतजार करना, जल्दी आपके सामने अगला लेक्चर में पेश करूंगा जिसमें मैं
इन जो मेथड है इसको अप्लाई करके, इस मेथड को अप्लाई करके मैं आपको अनसोल्व क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। तब तक आपसे अगर क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो कर लेना, और नहीं होते हैं तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। फिर उस अगले वीडियो को देखने के बाद में आप क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इसी के साथ इसको लेक्चर को समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।